नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ। ये जो हमारा टॉपिक चलता आ रहा है उसी का ही एक दूसरा भाग कह सकते हैं हम इसको। इसी से रिलेटेड जो लास्ट वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस किया था ब्लीचिंग पाउडर और कास्टिक सोडा के बारे में। आज की इस वीडियो में हम आगे और कौन कौन से ऐसे पदार्थ हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में काम आते हैं और जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, उन सबको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो आज जिन जिन टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं उनमें सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है बेकिंग सोडा। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा जो है इसका साधारण नाम एक और है खाने का सोडा या मीठा सोडा। ये सभी इसके साधारण नाम है, आप ध्यान रखेंगे विशेष रूप से। बेकिंग सोडा, खाने का सोडा और मीठा सोडा, ये तीनों ही जो है वो साधारण नाम है। रासायनिक नाम की अगर हम इसकी बात करें कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम होता है बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। और रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें इसकी कि इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है NaHCO3। ठीक है, इसका मतलब NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये मुख्य जानकारी इसके बारे में जो हमें पता होनी चाहिए कि बेकिंग सोडा के साधारण नाम जो है वो खाने का सोडा भी है और मीठा सोडा भी है। अगर इसका हम रासायनिक नाम जानना चाहें तो वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट, और अगर इसका रासायनिक सूत्र हम जानना चाहें तो वो होगा NaHCO3। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं कि इसको बनाया कैसे जाता है, मतलब किसके निर्माण की क्या अभिक्रिया, किन किन तरीकों से इसका निर्माण किया जाता है। तो देखिए, संश्लेषण की अभिक्रिया अगर हम देखना चाहें तो इसका जो निर्माण है वो नमक में जल, इसका मतलब नमक का जलीय विलयन लेना है, और इसमें दो गैसों को प्रभावित करते हैं, जिनमें पहली जो गैस है वो तो है कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैस होती है अमोनिया। ठीक है, नमक के जलीय विलयन में इसका मतलब NaCl+H2O, इसमें हमको प्रवाहित करनी है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका मतलब CO2, और NH3 का मतलब हो गया अमोनिया। जब हम इन दोनों गैसेस को इसमें प्रवाहित करते हैं तो हमें दो चीजें प्राप्त होती हैं, जिनमें पहला तो प्राप्त होता है बेकिंग सोडा जो कि ये है NaHCO3, और दूसरा जो पदार्थ प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इस अभिक्रिया के द्वारा जो है वो बेकिंग सोडा का निर्माण किया जाता है। अगर इसे हम थ्योरेटिकल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो बोलेंगे कि नमक के जलीय विलयन में CO2 तथा अमोनिया गैस को प्रवाहित करा के बेकिंग सोडा तथा अमोनियम क्लोराइड का जो निर्माण है वो किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से इसके निर्माण की अभिक्रिया हो गई या संश्लेषण की रिएक्शन हो गई कि किस किस तरीके से जो है वो हम बेकिंग सोडा को बना सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि बेकिंग सोडा जो है इसके विशेष गुण क्या हैं, या कहें कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। देखिए, हम इन्हीं तरीके से ही डिस्कस करते आ रहे हैं। जब हमने कास्टिक सोडा और ब्लीचिंग पाउडर को डिस्कस किया था लास्ट वीडियो के अंदर, यदि आपने वो नहीं देखी है तो उसका लिंक आ रहा होगा आई बटन में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होता है, तो वहाँ दोनों ही जगह से आप देख सकते हैं लिंक को, तो ये वीडियो को उसको। तो उसमें भी हमने इन्हीं टॉपिक्स के अंदर कि भाई पहले नाम, साधारण नाम, रासायनिक सूत्र, विशेष गुण और उसके बाद उपयोग, तो वही हम करते आ रहे हैं इसमें। तो हम विशेष गुणों में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो गुण है इसका वो ये है कि इसका रंग होता है सफेद रंग का है और क्रिस्टलीय होता है। अब क्रिस्टलीय है तो ऑब्वियस सी बात है कैसा होगा, ठोस। ठीक है, नमक के जैसा कह सकते हैं एक तरीके से कि नमक के जैसा दिखाई देता है, व्हाइट कलर का होता है, क्रिस्टलीय ठोस होता है। तो ये इसका पहला गुण हो गया। दूसरी जो विशेषता है वो ये है कि ये जल में अल्प विलेय है। इसका मतलब जल में बहुत ही कम मात्रा में जो है ये विलेय होता है।
पहली विशेषता सफेद रंग का है, क्रिस्टलीय ठोस है। दूसरी विशेषता जल में कम मात्रा में विलय होता है। तीसरी विशेषता ये कि इसका जलीय विलयन जो है, जलीय विलयन जो है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इसका मतलब जब आप इसको जल में बहुत कम विलय होता है और विलय होने के बाद जो इसका सॉल्यूशन बनता है, वो सॉल्यूशन जो बनेगा वो क्षारीय प्रकृति का होगा। ठीक है, अगली अगर हम इसकी विशेषता देखना चाहें तो अब बात करते हैं कि ये उपयोग कहाँ कहाँ होता है, इसका मतलब कि कहाँ कहाँ इसको उपयोग में लिया जाता है। तो इसके उपयोगों की अगर हम बात करें तो जैसा कि इसका नाम ही है कि ये क्या है, बेकिंग सोडा है या खाने का सोडा है, तो सीधी सी बात है कि ये काम आता है बेकरी प्रोडक्ट बनाने में। इसका मतलब भोजन बनाने में। बेकरी पदार्थ का मतलब हो गया जैसे ब्रेड, केक आदि को बनाने में। ठीक है, तो बेकरी प्रोडक्ट्स जितने भी बनते हैं, चाहे ब्रेड बने या केक बने, जिनको फ्लफी बनाना होता है, उन सबको बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है कि भाई ऐसा इस बेकिंग सोडा के अंदर है क्या कि हम इसी को उपयोग में ले रहे हैं केक और ब्रेड बनाने के लिए। तो इसका हमको रीजन समझना होगा। देखिए, बेकिंग सोडा की विशेषता होती है कि जब हम इसे गर्म करते हैं तो ये गर्म करने पर CO2 गैस रिलीज करता है। ठीक है, ये एक इसका विशेष गुण होता है कि जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर ये कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 गैस जो होती है उसको रिलीज करता है। अब ये जब CO2 रिलीज होगी, जैसे कि मान लीजिए ये एक बैटर है और इसके अंदर हमने बेकिंग सोडा को डाला हुआ है आटे वगैरह के साथ मिक्स करके। जब इसमें बेकिंग सोडा होगा तो बेकिंग सोडा को जब हम गर्म करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है CO2 गैस निकलेगी। तो वो CO2 गैस निकलेगी कहाँ से, ऊपर की ओर आना चाहेगी। जब वो ऊपर की ओर आएगी तो वो आटे या जो भी मिश्रण होगा उसको फुला देगी, और फुलाने की वजह से जो ब्रेड और केक जो बनते हैं वो फ्लफी बनते हैं, नर्म बनते हैं, मुलायम बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं, फ्लफी बनते हैं। तो उनको बनाने में जो है वो CO2 का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। आपने देखा होगा कि जो ब्रेड का टुकड़ा होता है उसमें छोटे छोटे ऐसे छिद्र हुए होते हैं, यदि आपने ध्यान से कभी देखा हो तो ये छिद्र क्यों हैं? ये जो होल्स हो रहे हैं ये इस CO2 गैस की वजह से ही हो रहे हैं। मतलब कि जब CO2 गैस पात्र में से निकलती है तो वो हल्के हल्के छोटे छोटे होल्स जो हैं उनको बनाते हुए चलती है, जिस वजह से वो फ्लफी बन सके। तो इसका प्रमुख जो कारण है वो ये भी हो जाता है। ठीक है, अब इसका हम दूसरा उपयोग देखना चाहें तो दूसरा उपयोग क्या होगा इसका, तो दूसरा उपयोग इसका है अग्निशामक यंत्र में। इसका मतलब फायर एक्सटिंग्विशर, उसमें भी ये यूज होता है। किसमें उपयोग होता है? अग्निशामक यंत्र में। इसका मतलब आग बुझाने के लिए जो है उसमें भी हम इसका उपयोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं कि ये अग्निशामक यंत्रों में भी काम आता है। ठीक है, तो ये इसका दूसरा उपयोग हो गया। तीसरा इसका उपयोग क्या है? सोडा वाटर बनाने में। इसका मतलब जितने भी आपके पेय पदार्थ होते हैं, शीतल पेय पदार्थ होते हैं, उन सभी ठंडे पेय पदार्थों में जो है वो किसको डाला जाता है? बेकिंग सोडा को डाला जाता है, ताकि जो है वो वहां पर काम आ सके। और कहां उपयोग होता है? तो इसका एक उपयोग होता है एंटासिड के रूप में। इसका मतलब पेट की अम्लता को दूर करने में। ठीक है, तो जो पेट की अम्लता है उसको दूर करने में भी जो है वो किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा का। ठीक है, तो ये इसके मुख्य रूप से जो उपयोग थे जिनके हमको और हाँ, एक और उपयोग तो रह गया जो कि हमारा आवश्यक है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। तो आपको कभी कुछ भी याद नहीं आ रहा हो उपयोगों में तो आप एक उपयोग तो एटलीस्ट लिख ही दोगे, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, तो ये इसके प्रमुख उपयोग हुए जिनमें हमने डिस्कस किया कि भाई बेकरी पदार्थ बनाने, ब्रेड केक बनाना है तो उसमें यूज़ हो रहा है, अग्निशामक यंत्र बनाने में यूज़ हो रहा है, सोडा वाटर में यूज़ हो रहा है, एंटीसिड में यूज़ हो रहा है और एंटीसिड के रूप में यूज़ हो रहा है और प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में यूज़ हो रहा है। और हाँ, एक और एंटीसेप्टिक के रूप में भी इसको जो है उपयोग में ले लिया जाता है। तो ये सारे के सारे उपयोग थे किसके? बेकिंग सोडा के। ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे दूसरा जो टॉपिक आता है हमारा, और जो दूसरा टॉपिक आता है वो आता है धावन सोडा। ठीक है, ये मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको, है ना। दूसरा टॉपिक हम डिस्कस करते हैं
सेकंड जो टॉपिक है वो है धावन सोडा या वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने का सोडा। धावन सोडा, इसके साधारण नाम अगर हम देखना चाहें तो वॉशिंग सोडा और कपड़े धोने का सोडा, ये 3 नाम हैं इसके, ठीक है। तो धावन सोडा हो गया, वॉशिंग सोडा हो गया और कपड़े धोने का सोडा हो गया। इसका अब हम अगर सूत्र देखना चाहें, रासायनिक सूत्र अगर हम इसका देखना चाहें तो क्या होगा, तो इसका सूत्र होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो ये इसका नाम है, ये इसका सूत्र है Na2CO3.10H2O। रासायनिक नाम क्या होगा इसका, तो धावन सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। थोड़ा सा अजीब लग सकता है नाम, लेकिन इसको एक्सप्लेन कर देता हूं मैं क्यों है ये नाम इसका। सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट, सोडियम Na की वजह से सोडियम, CO3 की वजह से कार्बोनेट, 10 की वजह से, ये जो 10 लिख रहा है इसकी वजह से डेका, और H2O को हाइड्रेट भी कहा जाता है, तो इसलिए इसका नाम हो गया सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट। अब एक चीज और कि ये क्या है, इसमें ये 10 जल के अणु क्या हैं, तो ये 10 जल के अणु जो हैं इनको बोला जाता है क्रिस्टलाइन वाटर या क्रिस्टलन जल। इसका मतलब ये अणुओं के बीच में फंस जाते हैं, जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये वेपराइज हो जाएंगे, लेकिन अणुओं के बीच में फंसे हुए रह जाते हैं, जिसको क्रिस्टलन जल कहा जाता है। ये काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकता है किसी भी पदार्थ की, खास करके उसके रंग को, तो रंग को ये परिवर्तित कर सकता है जो क्रिस्टलन जल होता है। काफ़ी के अंदर होता है, जैसे कि अब इसके अंदर 10 जल के अणु हैं। फिटकरी जो होती है, फिटकरी जो है उसमें 24 जल के अणु होते हैं। अगर मैं फिटकरी का सूत्र लिखूं K2SO4.Al2SO4 ठीक है। तो इसमें टोटल जो अणु हैं जल के वो होते हैं 24। तो ये सभी जो हैं ये क्रिस्टलन जल कहलाता है, मतलब कि गर्म करेंगे तो वेपराइज हो जाएंगे और अदरवाइज ये रहते हैं। खास करके जो ये उत्तरदायी हैं वो रंग के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया भाई कि धावन सोडा का जो सूत्र है वो Na2CO3.10H2O है और इसका रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट डॉट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। अब डिस्कस करते हैं कि बनता कैसे है। तो बनने की 2 विधियां हैं, 2 विधियों से हम बना सकते हैं इसको, ठीक है। सबसे पहला जो मेथड आता है वो आता है कि भाई सोडियम कार्बोनेट हम लेंगे, ठीक है, और इस सोडियम कार्बोनेट की जो रिएक्शन है वो 10 जल के अणुओं से करा देंगे। जैसे ही 10 जल के अणुओं से रिएक्शन कराएंगे, ये 10 जल के अणु इससे जुड़ जाएंगे कुछ इस तरीके से और बन जाएगा धावन सोडा। तो एक तो मेथड ये हुआ कि भाई आपको सोडियम कार्बोनेट लेना है और इस सोडियम कार्बोनेट में आपको डायरेक्टली मिला देना है जल, 10 जल के अणु मिला देने और 10 जल के अणु मिलते ही धावन सोडा बन जाएगा। लेकिन एक जो इसमें क्वेश्चन है जो कि मोस्टली पूछ लिया जाता है या फिर कहें कि आजकल कुछ ज़्यादा आने लग गया है, वो ये है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहा हूँ और देखते हैं कि आप उसको कर पाते हैं नहीं। देखिए एक क्वेश्चन आता है कि बेकिंग सोडा से धावन सोडा किस प्रकार प्राप्त होगा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दे दिया, बेकिंग सोडा से धावन सोडा किस प्रकार प्राप्त होगा। अब इस तरह का क्वेश्चन मतलब कि हमको डायरेक्ट बनाना है कि आपको बेकिंग सोडा दे दिया गया है और बेकिंग सोडा जो है उससे आपको बना के दिखाना है क्या, धावन सोडा। कैसे बना है भाई, किस तरीके से बन सकता है, तो वो समझिए आप, है ना। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि भाई बेकिंग सोडा से हमको क्या बनाना है, धावन सोडा। आप देखें यहाँ पर बेकिंग सोडा जो है उसका सूत्र होता है NaHCO3। ये बेकिंग सोडा है, अभी हमने डिस्कस किया। हम क्या करते हैं, इसको करते हैं गरम। बेकिंग सोडा जो है इसको क्या किया जाता है, गरम किया जाता है। गरम करने से ये 3 चीजें बनाता है, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है।
सोडियम कार्बोनेट, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। ये तीन चीजें ये बनाता है। कब बनाता है? जब इसको हम गर्म करते हैं। ये मैंने इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए यहां पर 2 लगा दिया, ठीक है। अब आप देखो ये बन चुका है सोडियम कार्बोनेट, H2O और CO2। हमें क्या बनाना था? बेकिंग सोडा से धावन सोडा। फर्स्ट स्टेप में, ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमने ये बना लिया है, ये निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे सेकंड स्टेप में? इस Na2CO3 को लेंगे और इसकी रिएक्शन करा देंगे 10 जल के अणुओं के साथ। जैसे ही 10 जल के अणुओं से रिएक्शन होगी, हमें प्राप्त हो जाएगा क्या? धावन सोडा। तो आप देखिए हमने बेकिंग सोडा से जो है वो धावन सोडा का निर्माण कर दिया है। इनडायरेक्टली ही सही, अप्रत्यक्ष रूप से ही सही, बट इसका जो निर्माण है वो हो चुका है। आप खुद देखिए, दोबारा से समझा रहा हूं। बेकिंग सोडा लिया, इसको हमने गर्म किया, गर्म करने पर 3 चीजें हमको बनी, सोडियम कार्बोनेट, जल और CO2। फिर हमने क्या किया? सेकंड स्टेप में इस सोडियम कार्बोनेट को लिया और इसकी रिएक्शन 10 जल के अणुओं के साथ हमने करा दी। जैसे ही 10 जल के अणुओं के साथ इसका रिएक्शन कराया, हमको प्राप्त हो गया धावन सोडा। तो यही तो हम बनाना चाह रहे थे। तो ये एक क्वेश्चन आता है, काफी ट्रिकी हो जाता है कि कैसे हम इसको करेंगे, बट हो जाता है वो, ठीक है। तो अब देखते हैं कि हाँ, अब हम देखते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं या विशेष गुण इसके क्या हैं। तो इसके जो गुण हैं वो मिलते जुलते हैं किससे? बेकिंग सोडा से। बस थोड़ा बहुत अंतर आएगा, तो वो देखते हैं हम क्या अंतर आता है। सबसे पहला जो गुण है वो वही है कि ये कैसा रंग का होता है? सफेद रंग का, ठीक है। तो बिल्कुल उसी से मिलता हुआ गुण है, सफेद रंग का है और क्रिस्टलीय है। डिफरेंस थोड़ा सा ये आ जाता है कि ये जल में विलय है, जबकि बेकिंग सोडा जो था वो जल में कम विलय था, बहुत कम घुलता था, बट ये जल में घुल जाता है। तीसरी विशेषता इसकी क्या है? इसका जो जलीय विलयन है वो भी कैसी प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का। तो ये भी हमको पता चल गया कि भाई इसका जो जलीय विलयन है वो भी कैसी नेचर का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा, ठीक है। चौथी विशेषता, तो चौथी विशेषता ये है कि जब इसको हम गर्म करेंगे, किसको गर्म करना है भाई? धावन सोडा को। इसको जब गर्म करेंगे तो एक नया पदार्थ बना देता है, वो है सोडा ऐश, ठीक है। इसका मतलब एक तरीके से सोडा ऐश का निर्माण करता है। वो कैसे करता हूं मैं दिखाता हूं आपको। तो धावन सोडा जो है, इसको जब हम गर्म करेंगे तो ये बनाएगा सोडा ऐश। सोडा ऐश होता है Na2CO3। कैसे बनता है? रिएक्शन देख लीजिए आप, है ना। ये समझ में आ गया भाई। सफेद रंग का क्रिस्टलीय है, जल में विलय है, जलीय विलयन क्षारीय होता है और धावन सोडा को गर्म करने पर सोडा ऐश का निर्माण करता है। कैसे करता है देखिए, देखो कैसे करेगा। Na2CO3.10H2O, ये था धावन सोडा। इसको जब गर्म करते हैं तो 10 जल के अणु जो है वो वेपराइज हो जाएंगे, प्लस 10 जल के अणु बाहर निकल गए। ये जो बचा रह गया ये है सोडा ऐश, ठीक है। तो ये इसकी विशेषताएं हो गई मुख्य रूप से कि कहाँ कहाँ जो है ये वो मुख्य रूप से काम आता है, ठीक है। अब इसके गुण अगर हम देखना चाहें, इसके उपयोग अगर हम देखना चाहें तो क्या क्या उपयोग होंगे। तो उपयोग इसके काफ़ी सरल हैं, कोई ऐसा नया उपयोग नहीं है जो इसका हो। तो पहला उपयोग तो वही है अपमार्जक के रूप में, मतलब कि डिटर्जेंट के रूप में काम आता है, कपड़े वगैरह धोने में काम आएगा। पहला उपयोग तो ये। दूसरा उपयोग इसका वस्त्र उद्योग में काम आता है, कागज उद्योग में काम आता है, ठीक है, उनमें काम आएगा ये। और एक उपयोग तो है ही हमारा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, वहाँ भी ये काम आएगा। अपमार्जक, वस्त्र उद्योग, कागज उद्योग और इसके अलावा एक हाँ कांच उद्योग में और आता है ये, कांच उद्योग और बोरेक्स के संश्लेषण में मेरे हिसाब से, है ना। बोरेक्स अगर आप जानते हैं तो मुझे इसका सूत्र बताना भाई, ठीक है। बोरेक्स के निर्माण में आज का क्वेश्चन ये रख लेते हैं हम कि बोरेक्स जो होता है इसका सूत्र क्या होता है। बोरेक्स, ठीक है, ये लिख रहा। इसका सूत्र आपको कमेंट करके बताना है कि बोरेक्स का सूत्र होता क्या है। यदि आप बता देते हैं तो ठीक है, नहीं नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका आंसर बताऊंगा कि बोरेक्स जो है उसका सूत्र होता क्या है, ठीक है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी किसके बारे में? धावन सोडा के बारे में।
अब एक टॉपिक और है, उसको और डिस्कस कर लेते हैं हम फटाफट से, जिससे कि ये जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी पदार्थ हैं ये कंप्लीट हो जाएंगे फिर, है ना। तो तीसरा जो टॉपिक आता है आज की वीडियो का वो आता है पीओपी। पीओपी का पूरा नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सभी जानते होंगे मेरे हिसाब से इसके बारे में, पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इसका साधारण नाम हुआ। इसका सूत्र देख लेते हैं। सूत्र होता है इसका CaSO4.12H2O। इसका रासायनिक नाम देख लेते हैं। तो इसका रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ हाइड्रेट। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम हो गया कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ हाइड्रेट। दोबारा से, पीओपी साधारण नाम प्लास्टर ऑफ पेरिस, सूत्र होता है CaSO4.12H2। ये क्या है? ये क्रिस्टलन जल है भाई, ठीक है। रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ हाइड्रेट। अब देखते हैं बनता कैसे है, संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है इसकी। तो संश्लेषण की रिएक्शन काफी सरल है। इसका निर्माण होता है जिप्सम से, ठीक है। जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे एक सर्टेन टेम्परेचर पर, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पीओपी में। देखिए कैसे होता है। जिप्सम जो है उसका सूत्र होता है CaSO4.2H2, ठीक है। ये जिप्सम का सूत्र है। अब इसमें जो टेम्परेचर है उसमें थोड़ी सी गलतियां हैं। किसी बुक के अकॉर्डिंग तो 100 डिग्री टेम्परेचर पर है, किसी के हिसाब से 120 डिग्री पर है, किसी के हिसाब से 125 डिग्री पर है, ठीक है। तो हर बुक के अंदर जो है वो थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट मिलता है इसमें कि हर किसी में अलग अलग दिया हुआ है कि भाई जिप्सम को हम कितने टेम्परेचर पर गर्म करें कि वो पीओपी बन जाए। अब जैसे कि आरबीएससी की अगर हम बुक देखते हैं तो आरबीएससी की बुक में 100 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो आरबीएससी की बुक का मैं आपको बता दूं तो इसमें जो दिया हुआ है वो 393 केल्विन दिया हुआ है। इट मीन्स अराउंड 120 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो हर किसी बुक में थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा इसके बारे में। तो हम ये मान सकते हैं कि 100 से और 125 डिग्री सेंटीग्रेड तक अगर हम इसको गर्म करते हैं तो पीओपी बन जाता है हर बुक में। क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की भी देखी थी और आरबीएससी की बुक में जैसे मैं देख रहा हूँ तो इसमें 393 केल्विन लिखा हुआ है। तो हर किसी के हिसाब से थोड़ा सा चेंज होता है इसमें, है ना। तो जिप्सम को जब हम गर्म करते हैं तो ये इसमें से ये जो 2 जल के अणु हैं इनमें से 1.5 1.5 जल के अणु जो है वो तो वेपराइज हो जाएंगे और आधा जल का अणु बचा रह जाएगा जिसे कहते हैं पीओपी। साथ में साथ 1.5 जल के अणु जो है वो निकल जाते हैं। अब इसको हम, चूंकि हम आरबीएससी का ही पढ़ रहे हैं तो आरबीएससी की बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 393 केल्विन, ठीक है। 393 केल्विन तापक्रम पर जब जिप्सम को हम गर्म करते हैं तो वह प्लास्टर ऑफ पेरिस में रूपांतरित हो जाता है। तो ये था प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में। अब बात करते हैं कि भाई इसकी विशेषताएं क्या हैं या इसके साधारण गुण क्या हैं, ठीक है। ये क्लियर है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो टेम्परेचर की इतनी दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो बुक में लिख रहा है 393 तो हम 393 के हिसाब से चलेंगे, ठीक है। विशेष गुण में पहला विशेष गुण आता है सफेद रंग का पदार्थ है और चिकना है, ठीक है। चिकना व ठोस, ये एकमात्र गुण समझ लीजिए आप इसका कि सफेद रंग का होता है, चिकना होता है और ठोस होता है। विशेषताएं देखें तो विशेषताओं में तो बहुत सारा काम आता है ये, जैसे कि टूटी हुई हड्डी को स्थिर रखने में, दीवारों पर कलाकृति बनाने में, मूर्तियां बनाने में, ठीक है। उन सब चीज़ों में जो है वो इसका उपयोग किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, ठीक है। तो ये थी आज की इस वीडियो में जानकारी जिसमें हमने मुख्य रूप से 3 टॉपिक्स को डिस्कस किया है। जिसमें पहला जो हमने डिस्कस किया वो किया था बेकिंग सोडा को, फिर हमने डिस्कस किया धावन सोडा को और फिर हमने डिस्कस किया प्लास्टर ऑफ पेरिस को। जो भी उसमें क्वेश्चंस बनते थे मैंने ज़्यादातर को इस वीडियो के अंदर शामिल करने की कोशिश की है। और अगर आपने अब तक वीडियो देख लिया है इसका मतलब आपको ये पसंद भी आई है, और पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिएगा। ज़्यादा अगर ये पसंद आई है तो इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को समझ सकें और अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।